गया कि यहाँ एक चंडाल चौकड़ी बैठती है और उमेश ने बताया कि भैया ऐसे कुछ लोगों का आक्षेप है। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा, चंडाल चौकड़ी हम यहाँ बैठते हैं। चंडाल कौन होता है और उनकी चौकड़ी क्या होती है? चंडाल मतलब जहाँ पर पश्चिम बंगाल में, बिहार में जो शेड्यूल कास्ट है, लोग में जो मुर्दों को जलाते हैं, वो है चंडाल। और चंडाल ये सवर्णों द्वारा दी गई एक बहुत लोकप्रिय गाली है। कई उल्लेख ऐसे आते हैं कि चंडाल मतलब वो जो अपने राजा थे हरिश्चंद्र को जिन्होंने खरीद लिया, डोम राजा। कहानी पढ़ी होगी आपने कि जब हरिश्चंद्र को खरीदा गया, उसने अपने आप को बेचा ऋण चुकाने के लिए। आप बैंकर हो, आप जानते हो, ऋण चुकाने के लिए उसने अपने आप को बेचा। तो उसको खरीदा किसने? एक डोम राजा ने, और वो चंडाल। अब ये चंडाल कौन है? एक तो शेड्यूल कास्ट को तो चंडाल कहा जाता है, और एक समय नमो शूद्रा, ये जो पंजाब की, जो अपने पश्चिम बंगाल की जो जाति है, आपने काफ़ी नाम सुना होगा। पहले चंडालों की जनसंख्या ये पश्चिम बंगाल में बहुत थी, बंगाल में थी, और अधिकांश जो मुसलमान जो पाकिस्तान में है आज, यानी बांग्लादेश में है, पूर्वी पाकिस्तान में, उनका ओरिजिन ये शेड्यूल कास्ट। कन्वर्शन इतने बड़े पैमाने पे हुआ, अब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का विभाजन हुआ, पूर्वी पाकिस्तान जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, तो वो विभाजन जनसंख्या के आधार पर हुआ कि कितने मुस्लिम यहाँ पर है। बांग्लादेश में इतने मुस्लिम कहाँ से आए? क्या हुआ ऐसे कि जो मुसलमान जो है इतने बड़े पैमाने पे बंगाल में मुसलमान हुए कि जहाँ पर एक बांग्लादेश आज का और पहले का पूर्वी पाकिस्तान पूरा निर्माण हुआ। कौन थे वो लोग? क्या था उनका ओरिजिन? क्या वो ओबीसी में से मुसलमान हुए? क्या वो अरब के मुसलमान हैं जो अरबस्तान से आकर यहाँ बसे? क्या वो तुर्कस्तान के हैं? कि यहाँ के लोग अगर मुसलमान हुए तो वो कौन सा था, उनका ओरिजिन क्या था? तो वो सब लोग इसी प्रकार के नमो शूद्रा चंडाल लोग थे। तो यहाँ लोगों ने जो हमको बोला कि भाई एक चंडाल चौकड़ी बैठती है, तो ठीक है, हम इन अर्थों में लेते कि हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो इन अर्थों में उन्होंने हमको बोला, कोई हमको उसमें बुरा लगता नहीं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, चंडाल किसको कहा जाता है? चंडाल ये शब्द आप पहले की सिनेमा में बहुत ये करते होंगे, मतलब बहुत उसका उपयोग सुना होगा। मनुस्मृति के अनुसार अगर कोई ब्राह्मण पति है और उसकी पत्नी या उससे किसी स्त्री से उत्पन्न जो शूद्र स्त्री है, शूद्रा स्त्री और ब्राह्मण पुरुष, इनका जो बच्चा होगा वो चंडाल। मतलब मनुस्मृति के अनुसार चंडाल कौन है? उच्च वर्णीय ब्राह्मण, निम्न श्रेणीय शूद्रा, इनका बच्चा। और मुझे एक बात बड़ी ये लगी कि ये चंडाल शब्द किस किस के लिए नहीं उभरा गया? आपको मालूम होगा, बीजेपी का एक अध्यक्ष था देश का, क्या नाम उसका, जिसको बाद में एक भ्रष्टाचार के केस में निकाल दिया गया। अब नाम मुझे नहीं आ रहा उसका, तो भी अच्छा नाम है। जब उसको निकाल दिया गया तो कांग्रेस ने एक मोर्चा निकाला और उस मोर्चे में उसके खिलाफ बीजेपी का जो अध्यक्ष है उसको वो चंडाल है करके मोर्चा मैंने वर्धा में अपनी आंखों से देखा हूँ। इतना जहर भरा। इवन आपको ये जानकारी नहीं होगी कि अपने इनको भी संबोधित करते हुए, राजीव गांधी और उनके परिवार को संबोधित करते हुए पहले ब्राह्मणों ने अनेक बार चंडाल शब्द का प्रयोग किया है। इनको शूद्र ही छोड़िए, आपने कुछ विवाद में नहीं पड़ा। प्रश्न ये है, मैंने इनको बोला कि डेकोरम मेंटेन करिए। कल अगर हमें ये बोला जाएगा कि आप इस परिसर में आते हो, बैठते हो, चर्चा करते हो, तो इस परिसर की उपयोगिता क्या है? क्या करते हो आप यहाँ पर? कौन सा अच्छा काम करते हो यहाँ पर आप? उमेश जी बोलेंगे मैं यहाँ की व्यवस्था करता हूँ, इस परिसर को मैंने सुशोभित किया है, और निसंदेह ये सही है। जिसको हम कहा जाए कि जरायम पेशा या असामाजिक तत्व यहाँ पे नहीं हो,
यहाँ पर उनका ये पागल लोग होते हैं, बहुत मनोरुग्ण भी होते हैं, बहुत सारे चोर बदमाश भी होते हैं, वो भी यहाँ इस चौराहे पर अपना जो ये काम करते हैं उसको भी नियंत्रित करने का काम यहाँ से होता है। मतलब अगर हम लोग और यहाँ पर हम लोग अपने समाज के जो अच्छे लोग हैं उनको भी बैठने की यहाँ पर व्यवस्था करते हैं, लेकिन अगर कल उमेश जी के शत्रु ने ये पूछा कि भाई तुम यहाँ कौन सा उपयोगी कार्य करते हो, उत्तर होना चाहिए। और उसका उत्तर यह है कि भाई यहाँ हम लोग जितने भी लोग बैठते हैं एक वैचारिक आंदोलन हम यहाँ से चलाते हैं, एक सामाजिक आंदोलन हम यहाँ से चलाते हैं, हम सांस्कृतिक आंदोलन यहाँ से चलाते हैं, हम एक ऐसा विचार देते हैं यहाँ से जो कम से कम भी लोग रहे, लेकिन विचारों की महत्ता तो कम नहीं होती ना। मैं अकेला ही जा रहा था, जाने में मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। लोगों की संख्या से क्या लेना देना, लोगों की संख्या तो बढ़ेगी अगर आपके काम अच्छे रहे तो। अर्थ है और भी हम लोग बहुत सारे ऐसे शेर व शायरी में कहते हैं कि भाई कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तेबियत से उछालो यारो। मतलब कोई भी अगर परिवर्तन हो तो उसके पीछे विचार होता है, उसके पीछे केवल पैसा ही हो, संख्या ही हो, धन बल हो, संख्या बल हो, ये जरूरी नहीं होता। सबसे पहले परिवर्तन के लिए विचार बल होता है। और आपने ये अगर हम लोग ये जो अपन छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कई दिनों से, अगर इसको आप बढ़ाओगे तो आप समाज के सामने ये कह सकते हो कि भाई हमने परिवर्तन विचार से होता है और उस विचारों को समृद्ध करने का हम यहाँ काम करते हैं, तो यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। साथ छोड़िए, अपन वो विषय में मैं इसलिए कह रहा था कि एक डेकोरम, एक जिसको ये मेंटेन करना चाहिए। संख्या के बारे में तो हमें कोई चिंता ही नहीं है कभी, हम अकेले भी रहे तो भी काम करते हैं, जितने भी लोग हमारे पीछे रहे नहीं रहे उसका कोई ध्यान नहीं, केवल विचारों की बात है। चुनाव के समय में सभी लोगों का मन जो है वो बहुत उद्वेलित होता है। एक इस प्रकार से लोग जो है भावनाओं के एक सीमा पर होते हैं जहां पर हर एक को अपनी कोई बात कहनी होती है। चुनाव के समय में कोई भी बात अगर कोई किसी को बुरी लगे या दुख हो, ऐसे अगर अपन बात करें तो वो लोग चिढ़ जाता है और उसकी भावनाएं, कभी कभी उसकी प्रतिक्रिया ये बहुत कठोर होती है। तो हम लोग चुनाव के समय में कोई भी बात ऐसी करना जिससे कोई भी बात हो जिससे कोई दुखी हो उसको टालते हैं। चुनाव के बाद लोग थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, उनका मन शांत हो जाता है, उनका मस्तिष्क शांत हो जाता है और फिर वो किसी बात को सुनने के और समझने के, सुनने के बजाय समझने के मूड में होते हैं, चुनाव में नहीं होते। इसलिए हम लोग हमेशा इन बातों को टालते हैं कि चुनाव के समय में कोई भी ऐसी बात नहीं हो जिससे कोई भी पक्ष या विपक्ष इनमें कोई ऐसी प्रतिक्रिया हो जो योग्य नहीं है। हमने करीब 3 सप्ताह पहले में हमने ये बात कही थी कि भाई यहाँ हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो चुनाव से संबंधित हो। और दूसरी बात है कि अगर हम लोग आज की अपनी जो यूँ कहिए कि आज अपना जो बौद्धिक चर्चा है वो थोड़े लोगों में है, अब थोड़ी सी बात करेंगे और समाप्त करेंगे। प्रश्न ये है कि भाई समाज के सामने जो प्रश्न आए, जैसे अभी आपने भी कहा, आप में से 2-3 लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि भाई समाज के सामने जो प्रश्न है उसकी चर्चा होनी चाहिए। केवल राजा कौन बनेगा, कौन चुन के आएगा, किसकी सरकार बनेगी, ये बात अपने आप में एक महत्व रखती है, लेकिन किस चीज़ के लिए बनेगी, कौन से सवाल है हमारे, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो मैं केवल आज एक बात का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, यह है एक गवर्नमेंट का रिपोर्ट। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड या गवर्नमेंट द्वारा संचालित बाल्टी का रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट हुआ है 2023 में पब्लिश हुआ है। अनुसूचित जातीच्या उन्नतीसाठी अ ब क नुसार उपवर्गीकरण अभ्यास हवा। और ये बाल्टी मतलब जो सामाजिक न्याय विभाग की जो संस्था है उसने रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट पे ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। इसके बाद में 1 अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया, उसके खिलाफ भारत बंद भी हुआ, आप भी शामिल हुए, हम भी सब शामिल हुए। उसके पहले ये रिपोर्ट आया है
और इस रिपोर्ट का हमें उल्लेख इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं और हमारे यहाँ होती है वो है आरक्षण की बात। आरक्षण ये पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी इन सभी के उत्थान के लिए है। और ये रिपोर्ट जो है ये कंप्लीटली आरक्षण पर है। इसमें ये कहा गया है कि भाई वर्गीकरण, अनुसूचित जाति में वर्गीकरण होनी चाहिए, ये रिपोर्ट कहता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।